Hello everybody, welcome to Chetan Bharat Learning. In this video, we are going to cover the current affairs related to geography and environment and that have been in news in the period 30th July 2020 से 5th August 2020. So let us see what all news what all news were there in this period and what all among those portions is important from the point of view of our UPSC Civil Services exam. First of all, let us see the sources that we will be covering. As you all know, तो हम न्यूज़पेपर्स में द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर अपना फोकस रखते हैं एंड ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट वाले पोर्शन के लिए बहुत अच्छी मैगजीन है डाउन टू अर्थ. ये हम इन सीरीज ऑफ वीडियोस में कवर करते हैं. इस वीडियो में क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो इस हफ्ते में न्यूज़ में रहे हैं. एक तो रिवाइवल ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. हमें पता है कि इस साल काफ़ी अच्छे मॉनसून रहे हैं, नॉर्मल बेटर देन नॉर्मल मॉनसून रहे हैं. पर्टिकुलरली ईस्ट इंडिया सेंट्रल इंडिया वाले पोर्शन में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है. वेस्ट कोस्ट के ऊपर मुंबई वाले रीजन में, वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में दोबारा से मॉनसून के स्ट्रेंथन होने की न्यूज़ रही है. इसके बारे में समझते हैं कि क्या प्रोसेस वगैरह रहेगा. देन बहुत इंपॉर्टेंट हम इशू डिस्कस करेंगे, द थ्रेट ऑफ राइजिंग सी लेवल्स. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, उससे हमें क्या खतरा है एंड किस तरह से हम इस थ्रेट को वार्ड ऑफ कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ सी लेवल राइज. तो इस कंटेक्स्ट में कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रपोज किए गए थे न्यूज़ में, हम वो देखेंगे. अगेन इनोवेटिव सॉल्यूशंस काफ़ी रहे हैं हमारी कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स के केस में इस हफ्ते में. जैसे स्मोक टावर्स इन नेशनल कैपिटल दिल्ली में प्रपोज किया जा रहा है कि हम स्मोक टावर्स लगा दें जो कि पार्टिकुलेट पोल्यूशन को अब्जॉर्ब कर लेंगे एंड क्लीन एयर को रिलीज करेंगे. तो ये क्या होते हैं स्मोक टावर्स, किस तरह से काम करते हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे. देन फ्लोरा एंड फौना सेक्शन, कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि ये वाला पर्टिकुलर स्पीशी कहाँ पाया जाता है, इसकी क्या खास बात है, थिंग्स लाइक दैट. तो ये प्रीलिम्स वाले पोर्शन से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा बायोडाइवर्सिटी वाले सेक्शन से. लास्ट टाइम डाउन टू अर्थ में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है प्लास्टिक रिसाइकलिंग के केस में. पर्टिकुलरली इसकी जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है, इंडिया में क्या सिचुएशन है, उस कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे. तो दीज आर द इश्यूज दैट विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट these topics one by one. लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ मेंस के क्वेश्चंस जो आप देख सकते हैं, जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आफ्टर अटेंडिंग दिस वीडियो, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. तो यूज एंड ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक्स इज थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड आवर फाइट अगेंस्ट दिस यूबिक्विटस पोल्यूटेंट हैज सफर्ड अ सेटबैक इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक. यही एक मेन थीम था जिसके ऊपर आर्टिकल भी आया हुआ है. तो वही इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है. तो हमने क्या करना है, व्हाट द क्वेश्चन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस, डू यू अग्री, व्हाट कैन बी डन इन दिस रिगार्ड, कि इस चीज़ को नलीफाई करने के लिए, इस चीज़ के इफेक्ट्स को थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो उस केस में आपको सजेशंस वगैरह देने हैं. तो वीडियो देखिए एंड देन try to write this answer and you can comment your answer in the, you can write your answer in the comment section. Coastal cities across the globe are facing the threat of increased flooding and submergence on account of rising sea levels. Account for this threat and suggest ways in which we can mitigate its effects. तो ये दो questions हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज भी हॉट टॉपिक्स हैं हमारे यूपीएससी जीएस 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो. इनको अटेम्प्ट करने के लिए काफ़ी आपको मटेरियल मिलेगा हमारी आज वाली वीडियो में. सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ आवर टॉपिक्स. सबसे पहले हम सी लेवल राइज वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे. अब हमें पता ही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स का मेल्टिंग हो रहा है, फास्टर पेस पे हो रहा है एंड अदरवाइज भी जो रेनफॉल पैटर्न्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं. हो क्या रहा है उसका एक वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज इज द राइजिंग सी लेवल्स. अब राइजिंग सी लेवल्स का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उस कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल है. देखते हैं कि व्हाट ऑल इश्यूज आर डिस्कस्ड. सबसे पहले तो कहते हैं कि कोस्टल फ्लडिंग जो हमारे ऊपर जो हार्मफुल इफेक्ट है, उस कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल है
कि कोस्टल फ्लडिंग इंक्रीज होने की संभावना है ऑन अकाउंट ऑफ सी लेवल राइज। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम समझते ही हैं, लेकिन इसमें इन्होंने कुछ पहले तो फाइनेंशियल डेटा दिया है कि इतना नुकसान हो जाएगा, इतनी पॉपुलेशन इफेक्ट हो जाएगी, दैट द ग्लोबल पॉपुलेशन पोटेंशियली एक्सपोज टू द कोस्टल फ्लडिंग, एपिसोडिक कोस्टल फ्लडिंग विल इंक्रीज फ्रॉम 128 to 170 मिलियन टू 176 से 287 मिलियन। तो ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वुड बी एक्सपोज टू कोस्टल फ्लडिंग। फिर इसका जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो भी इंक्रीज करेगा। लेकिन यहां पर ये एक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सी लेवल राइज तो ग्लोबली हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी एक ग्लोबल फिनोमिना है, नाम से ही क्लियर है, लेकिन कहते हैं कि ये जो इफेक्ट है इसका, इम्पैक्ट है इसका, ये रीजनली डिफरेंशिएटेड है। कहीं पर इसका इफेक्ट ज्यादा है, कहीं पर इसका इफेक्ट कम है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल दी गई है, इस चीज के लिए ये टर्म यूज कर रहे हैं। पहली बात तो रीजनल एसएलआर, रीजनल सी लेवल राइज, एक होती है ग्लोबल सी लेवल राइज, ग्लोबल एसएलआर एंड रीजनल एसएलआर। तो एसएलआर से हम क्लाइमेट चेंज का एक आप पैरामीटर मान सकते हो कि इससे हम जज कर सकते हैं कि कितना क्लाइमेट चेंज हुआ है। एसएलआर की वजह से कोस्टल फ्लडिंग इंक्रीज होगी, ऑब्वियस है। Because the sea level rise is not uniform across the world, there is a need to differentiate regional SLR from the global rates. तो वही जो एग्जांपल की मैं बात कर रहा था, कह रहे हैं कि जो यूरोप में, स्कॉटलैंड, आयरलैंड वाले रीजन में जो सी लेवल राइज का इम्पैक्ट होगा वो ईस्टर्न यूएस कोस्ट के ऊपर जो उसका इफेक्ट होगा उससे उसके कंपैरिजन में काफी कम है। तो डिफरेंशिएटेड इफेक्ट हो सकता है। हम अपने आप को इस चीज से किस तरह से, मतलब किस तरह का थ्रेट है एंड हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं, तो कह रहे हैं कि फ्लडिंग इवेंट्स है जो नॉर्मली अगर वो किसी एक्स फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं, कोई फ्लडिंग इवेंट की संभावना है 1 in 100 ईयर्स कि ऐसा फ्लड 100 साल में एक बार आता है। ग्लोबल स्टैटिस्टिकल एवरेज किसी पर्टिकुलर जगह की ये है, हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिकल एवरेज किसी जगह की ये है। कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब ये 1 in 10 ईयर्स हो गई है फ्रीक्वेंसी कि इंक्रीज्ड फ्लडिंग हो रही है। कहने का बस इतना ही मतलब है, ये तो जस्ट स्टैटिस्टिक्स थे। व्हाट दीज स्टैटिस्टिक्स टेल अस कि नाउ देयर इज इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोस्टल फ्लडिंग। जकार्ता इन इंडोनेशिया, जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया की कैपिटल है। इट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी because of the sea level rise as well as because of the heavy congestion. सिटी भी एक्सपैंड कर रहा है, पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है, तो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी हो गया बिकॉज ऑफ दीज ट्विन फैक्टर्स। मुंबई में भी सेम इज द हालत ऑफ द मुंबई। तो जो कोस्टल सिटीज हैं दे आर अंडर द थ्रेट ऑफ इंक्रीज्ड सबमर्जेंस। Other cities that regularly feature like in this list के जकार्ता, मुंबई, गुआंगझो इन चाइना, मियामी, मनीला इन द फिलीपींस, ये कुछ कोस्टल सिटीज हैं जो हैवी इसका जो लॉस है, हैवी इसका जो इफेक्ट है वो बियर कर रही हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC projections to maintain that SLR is going to accelerate further and faster। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? Over here we are going to study the impact of the sea level rise। Habitat contraction इसका most obvious impact है कि अगर sea level rise होगा तो हमने जो settlements वगैरह बनाई हुई हैं, अपने घर वगैरह बनाए हुए हैं, if this is the sea level, अगर सी लेवल राइज करेगा तो हैबिटेट कॉन्ट्रैक्शन तो हो ही जाएगी। उससे क्या होगा? लॉस ऑफ फंक्शनैलिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ फंक्शनैलिटी कैसे? मान लो आपने यहाँ पर कोई थर्मल पावर प्लांट लगाया था, आपने कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया था, आपने कोई से इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन लगाई हुई थी, सी लेवल राइज कर गया इस चीज की, इस एरिया की फ्लडिंग हो गई, आपकी लॉस ऑफ फंक्शनैलिटी है। अब ये बिल्डिंग जो पर्पस सर्व कर रही थी अब वो ये पर्पस सर्व नहीं कर सकती, तो लॉस ऑफ फंक्शनैलिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अब हो सकता है कि इस एरिया में कोई डेंस फॉरेस्टेड रीजन एग्जिस्ट कर रहा हो, अगर सी लेवल राइज करेगा
तो यहाँ डेंस फॉरेस्टेड रीजन सबमर्ज हो जाएगा, यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी थी, प्लांट लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, टेरेस्ट्रियल से एक्वेटिक या फ्रेश वाटर से मेरीन इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ जो एनिमल्स रह रहे थे उन्हें माइग्रेट करना पड़ेगा। अब माइग्रेशन के लिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है लेटरल एंड इनलैंड माइग्रेशन। दो तरह से माइग्रेशन हो सकती है, ये वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी ट्रू है, ह्यूमंस के लिए भी ट्रू है। अगर ये कोस्टल एरिया इनंडेट हो जाता है, अगर ये कोस्टल एरिया सबमर्ज हो जाता है, तो यहाँ रहने वाले लोगों के पास क्या ऑप्शन है, या तो ये अलोंग दी कोस्ट मूव करें, किसी और जगह पे सेटल हो जाएं, हाईलैंड्स वाले एरियाज पे सेटल हो जाएं अलोंग दी कोस्ट, उस माइग्रेशन को हम बोल रहे हैं लिटरल माइग्रेशन, या फिर इनलैंड मूव कर जाएं, कोस्टल एरिया छोड़ के अंदर इंटीरियर में मूव कर जाएं, इसे हम बोल रहे हैं इनलैंड माइग्रेशन। तो दो तरह से माइग्रेशन आपकी हो सकती है बिकॉज ऑफ दी राइजिंग सी लेवल। तो ये कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये कुछ इफेक्ट्स हो सकते हैं राइजिंग सी लेवल के हमारे ऊपर, हमारे लाइक ह्यूमंस के ऊपर भी एंड इन जनरल बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी। अब हम अपने आप को सी लेवल राइज से किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इस केस में जनरल सा जो सबसे ऑब्वियस ही चीज हमारे दिमाग में आती है कि सी लेवल राइज हो क्यों रहा है। सी लेवल राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब ये सब क्यों हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? इसके अगर पॉजिटिव फैक्टर्स को हम एड्रेस कर देंगे तो ऑब्वियसली हम सी लेवल राइज को भी एड्रेस कर देंगे। हमें कम ग्रीन हाउस एमिशंस रिलीज करनी चाहिए, हमें कम पोल्यूटेंट्स रिलीज करने चाहिए, हमें ग्रीन सॉल्यूशंस अडॉप्ट करने चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये सब तो है ऑब्वियस सी बातें जो कि आप किसी भी ग्रीन हाउस इफेक्ट या क्लाइमेट चेंज वाले आंसर में आप लिखोगे। पर्टिकुलरली अगर आपको एसएलआर के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आए कि सी लेवल राइज के इम्पैक्ट को आप किस तरह से मिटिगेट कर सकते हो। अब सी लेवल तो राइज हो ही रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एक फैक्ट है जिसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मतलब हमें एफर्ट्स करने चाहिए कि हम किस तरह से इसे कम कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये एक फैक्ट है, उसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है ये एक फैक्ट है। तो कोस्टल इंस्टॉलेशंस हैं हमारी, कोस्टल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फॉरेस्टेड रीजन्स हैं या हैबिटेट रीजन्स हैं, वो अंडर थ्रेट हैं, ये एक फैक्ट है। तो हमने उन एरियाज को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में एक इनोवेटिव सॉल्यूशन डिस्कस किया गया है। वो क्या कहते हैं कि जायंट सी वॉल डेवलप कर रहा है। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, हमने पढ़ा था कि जकार्ता वन ऑफ द फास्टेस्ट सिंकिंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड है। तो इंडोनेशिया की सरकार क्या कर रही है, एक एम्बैंकमेंट बना रही है, एक ग्रेट वॉल डेवलप कर रही है, जायंट सी वॉल डेवलप कर रही है। 1914 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अगर सी लेवल राइज होगा तो एक डैम का काम करेगी एंड सिटी के इनहैबिटेंट्स को प्रोटेक्ट करेगी। ऐसा ही सॉल्यूशन यूरोप के केस में भी प्रेजेंट किया गया। अब मैमथ नॉर्थ यूरोपियन एनक्लोजर डैम बनाने की बात की जा रही है कि पूरा जो नॉर्थ सी वाला रीजन है, नॉर्थ सी कहाँ है, लाइक इंग्लैंड के वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्वे के वेस्ट में, फ्रांस के जर्मनी के ऊपर वाला जो रीजन है, डेनमार्क के ऊपर वाला जो रीजन है, नॉर्थ सी। तो पूरा ये जो रीजन है, जो कंट्रीज सराउंडिंग नॉर्थ सी हैं, कह रहे हैं कि हम नॉर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम बना देंगे, एनक्लोजिंग ऑल ऑफ नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी के सराउंडिंग एरियाज जो हैं उनके अगेंस्ट हम एम्बैंकमेंट बना के उन एरियाज को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। इट एम्स टू प्रोटेक्ट 25 मिलियन पीपल एंड इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ 15 नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज। पूरी जो नॉर्थ सी वाला रीजन है उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अ स्पेशल रिपोर्ट ऑन द ओशन एंड द क्रायोस्फीयर इन अ चेंजिंग क्लाइमेट पब्लिश्ड बाय द IPCC। क्रायोस्फीयर क्या होता है? बहुत ठंडा इलाका। क्रायो हम वर्ड यूज करते हैं फ्रोजन के लिए, बहुत ठंडे इलाके के लिए, जो फ्रोजन पोर्शन ऑफ द अर्थ है उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं क्रायोस्फीयर।
ये क्या कह रहा है? वेल डिजाइंड कोस्टल प्रोटेक्शन कुड बोथ रिड्यूस द एक्सपेक्टेड डैमेजेस एंड बी कॉस्ट एफिशिएंट फॉर द अर्बन एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। एक तो ये डैमेजेस भी कम कर सकता है एंड अदरवाइज भी एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है। तो दिस इज ऑल एज फार एज द सी लेवल राइज इज कंसर्न। किस तरह से लाइक ये हमें इफेक्ट कर रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं एंड किस तरह से हम इनोवेटिव सोल्यूशन से इसको अपने आप को इसके इफेक्ट से बचा सकते हैं। नाउ विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिक्स ऑफ रिसाइकलिंग प्लास्टिक्स। ये आर्टिकल डाउन टू अर्थ में दिया हुआ था एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या से के प्लास्टिक्स की पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करता है। कह रहे कि हमने सारा जोर लगाया हुआ है रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स के ऊपर। जितनी भी ग्लोबल प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो अपनी सरकारों को कन्विंस करवा रही है कि आप प्लास्टिक्स बैन ना करो, आप प्लास्टिक्स के यूज को रेगुलेट करो। क्यों? हम कहते हैं कि प्लास्टिक से ये नुकसान हो रहा है, एनवायरमेंटल को ये खतरा है, लैंडफिल्स हैं, ड्रेन्स चोक हो जाती हैं, एनिमल्स के मुंह में चला जाता है एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ढेरों सारे खतरे हैं प्लास्टिक से, हम बात करते हैं। तो लेकिन जब प्लास्टिक को फेज आउट करने की बात चलती है तो ये जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है ये अपनी सरकारों के ऊपर प्रेशर बनाती है कि आप लोग प्लास्टिक को फेज आउट ना करो, क्योंकि प्लास्टिक तो एक रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट है, प्लास्टिक को तो रिसाइकल किया जा सकता है। तो व्हाई डू यू वांट टू फेज आउट अ प्रोडक्ट जिसके इतने सारे यूजेस हैं एंड जिसे रिसाइकल करके दोबारा हम यूज कर सकते हैं। तो उस चीज के ऊपर ये एम्फेसाइज कर रहा है आर्टिकल, मतलब पर्टिकुलरली कि व्हाई रिसाइकलिंग इवन रिसाइकलिंग इज नॉट अ गुड आइडिया। ये तो कहता है कि फेज आउट ही करना समझदारी है। आइए देखते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिसाइकलिंग प्लास्टिक। सबसे पहला तो इशू ये यही रेस करता है कि अब कोविड-19 की वजह से जो हमारी ग्लोबल फाइट चल रही थी अगेंस्ट दी प्लास्टिक्स, उसको थोड़ा सा सेटबैक मिला है। वही क्वेश्चन में भी मैंने आपको यही स्टेटमेंट दी थी, इसी से मिलती जुलती, कि उसको एक सेटबैक मिला है क्योंकि अब पेंडेमिक को कंट्रोल करने के चक्कर में हमने वो सारी चीज़ें, मतलब जो भी प्रोटेक्शन गियर है वो प्लास्टिक्स के ही बन रहे हैं। ग्लव्स प्लास्टिक के पहनो, पीपीई किट्स प्लास्टिक की पहनो एंड थिंग्स लाइक दैट। द यूज ऑफ प्लास्टिक हैज इंक्रीज्ड इन लाइट ऑफ द ग्लोबल पेंडेमिक। इसने क्या किया कि यूज ऑफ प्लास्टिक को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दिया है, क्योंकि हम प्रोटेक्शन मेजर्स के लिए प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लव्स हों, चाहे मास्क हों, चाहे बॉडी सूट्स हों, पीपीई किट्स हों, हर चीज में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स के हैं, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के हैं प्लास्टिक यूजेज के। यहां एक इंपॉर्टेंट इशू रेस कर रहा है ये आर्टिकल के डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं। वही जो है, पहली बात तो मैंने आपको बताई कि जो प्लास्टिक लॉबी है, प्लास्टिक इंडस्ट्री की लॉबी है, ये क्या करती है, सरकारों के ऊपर प्रेशर बना रही है कि अब प्लास्टिक को बैन ना करो, हम प्लास्टिक को रिसाइकल कर लेंगे। अब प्लास्टिक रिसाइकल अपने आप में कम्बलसम सा प्रोसेस है, इनएफिशिएंट सा प्रोसेस है। इसमें लाइक काफ़ी वेस्टेज इन्वॉल्व है, इसमें काफ़ी पोल्यूशन क्रिएटिंग इंडस्ट्री है ये। तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, यूजुअली ये अपना प्लास्टिक वेस्ट एक्सपोर्ट कर देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। चाइना एक्सपोर्ट कर देती हैं, इंडोनेशिया एक्सपोर्ट कर देती हैं, इंडिया भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो वहाँ का वेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। डेवलपिंग कंट्रीज में इस प्लास्टिक वेस्ट को रीप्रोसेस किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है एंड देन से मार्केट कर दिया जाता है। अब क्या हो रहा है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनका अपना प्लास्टिक वेस्ट बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज अब मना कर रही हैं कि हम आपसे प्लास्टिक एक्सपोर्ट्स या आपकी कंट्री से जो प्लास्टिक इंपोर्ट्स हो रहा है हमारी कंट्रीज में, हम इसे रेगुलेट करेंगे, हम उसे लाइक नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जैसे चाइना की पॉलिसी डिस्कस की गई, नेशनल स्वॉर्ड पॉलिसी, जो कि 2018 में आई थी। It intended to stop the imports of plastic waste for reprocessing. चाइना ने हाथ खड़े कर दिए कि जी हम नहीं आपका प्लास्टिक ले सकते,
हमारे पास अपना इतना प्लास्टिक है, हम आपका वेस्ट क्यों संभाले? आप अपनी वेस्ट कम करो, आप अपना वेस्ट या तो खुद हैंडल करो या अपना यूजेज कम करो। हम क्यों आपके वेस्ट को प्रोसेस करते रहें? मतलब चाइना वो कंट्री है जो किसी भी चीज़ को प्रोसेस करके कुछ भी बना सकता है। चाइना ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, भाई इस प्लास्टिक को हम रिप्रोसेस नहीं कर सकते। और कंट्रीज, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज, वियतनाम जैसी कंट्रीज, मलेशिया जैसी कंट्रीज, वो भी मना कर रही हैं कि हम डेवलप्ड कंट्रीज का प्लास्टिक हम नहीं रिप्रोसेस करेंगे। इसका फेज आउट करना ही इसका सही सॉल्यूशन है। तो डेवलप्ड कंट्रीज अब हीट फील कर रही हैं कि नाउ व्हाट टू डू विद आवर प्लास्टिक वेस्ट। नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ लाइक उसके जो सॉल्यूशन है, जो एक्सट्रीम सॉल्यूशन है, फेजिंग आउट ऑफ द प्लास्टिक। अब उससे पहले जस्ट स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं, आप अपने आंसर्स वगैरह में कोड कर सकते हो कि प्रायर टू 2018 बैन, ये पॉलिसी आने से पहले 95% ऑफ द यूरोपियन यूनियंस प्लास्टिक एंड 70% ऑफ द यूएसएस प्लास्टिक वेस्ट वॉज एक्सपोर्टेड टू चाइना। आप देख लीजिए, यूरोप में जितना प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है ऑलमोस्ट सारे का सारा, 95% में बचा ही गया, ऑलमोस्ट सारे का सारा ये चाइना शिप कर देते थे कि वहाँ जाके रिप्रोसेस हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। 70% ऑफ द वेस्ट जनरेटेड इन यूएसए चाइना शिप कर दिया जाता था कि वहाँ रिप्रोसेस हो जाएगा, वहाँ रिसाइकल हो जाएगा। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज कोई डंपिंग ग्राउंड थोड़ी है कि वहाँ का वेस्ट यहाँ पे रिप्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर इनएफिशिएंट प्रोसेसेस अडॉप्ट किए जा रहे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर प्लास्टिक रिसाइकलिंग के साथ एक और इशू भी एसोसिएटेड है। ये प्लास्टिक बैन के साथ भी एसोसिएटेड है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग के साथ भी एसोसिएटेड है। जब भी एनवायरमेंटलिस्ट, जब भी जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन में डील कर रहे लोग होते हैं, वो सरकारों के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट करते हैं कि आप प्लास्टिक यूज़ को फेज आउट कर दो, प्लास्टिक यूज़ को टोटली बैन कर दो, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि इंडस्ट्री का क्या होगा, चाहे वो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री वाले, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले हैं, कि इकोनॉमी का क्या होगा? इतनी सारी जॉब्स हैं, इतने सारे लोगों को जॉब्स दे रही है ये इंडस्ट्री, वो सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके घर में खाना कैसे बनेगा? तो ऐसी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज भी अगर डेवलपिंग कंट्रीज की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ जो रिसाइकलिंग हो रही है इनफॉर्मल सेक्टर में हो रही है, जहाँ जॉब्स जो लोग कर रहे हैं बहुत मिनिमम वेजेस के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, कोई उनकी रेगुलेशन नहीं है, कोई उनके मिनिमम वेजेस नहीं है, कोई उनके हेल्थ स्टैंडर्ड्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा, कोई उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अब ये सारी चीज़ें तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर वाले यूनिट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं है। अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहती है तो उसे वो अपोज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम चल रही है, लाइक पॉलिटिक्स ऑफ रिसाइकलिंग प्लास्टिक में। एक तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है, डेवलपिंग कंट्रीज वर्सेस द डेवलप्ड कंट्रीज। डोमेस्टिकली भी ये प्रॉब्लम चल रही है कि बैन को लेके डोमेस्टिक इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं कर रही है। इंडिया प्लास्टिक प्रॉब्लम, यहाँ भी कुछ पहले स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं हमारे एग्जाम वगैरह में, आप अपने क्वेश्चंस आंसर्स में कोट कर सकते हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखे हुए हैं। इंडिया प्लास्टिक प्रॉब्लम कह रहे हैं कि उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ की है। ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के साथ ही आता है। इंडिया के स्टैटिस्टिक्स भी उन्होंने कुछ दिए हुए हैं जो दिखाते हैं कि जितना ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट होगी, जितनी ज़्यादा पैसा होगा आपके पास, उतना ही आप ज़्यादा यूज़ ऑफ प्लास्टिक कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो आप। तो ये कह रहे हैं कि नेगेटिव इम्प्लीकेशन, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है या नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ बीइंग एडवांस्ड इकोनॉमी है। जैसे इंडिया की ये कह रहे हैं कि CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक रिपोर्ट निकाली है प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर। वो क्या कह रही है, जो रिच स्टेट्स हैं, रिच स्टेट्स मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में नहीं, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, रिच स्टेट्स लाइक गोवा, दे प्रोड्यूस 60 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक पर कैपिटा पर डे। जहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है जिन स्टेट्स में, जैसे कि गोवा, वहाँ पे 60 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक पर कैपिटा पर डे। मीडियम इनकम वाली जैसे कि दिल्ली है, वो 37 ग्राम्स पर कैपिटा पर डे। तो इनकम कम, प्लास्टिक भी कम। नेशनल एवरेज क्या है, पूरे इंडिया को ले लिया जाए, जहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आ जाती हैं, लाइक अदर स्टेट्स भी आ जाती हैं, नेशनल एवरेज इज ओनली 8 ग्राम्स पर कैपिटा पर डे। हाईलाइट क्या करना चाहते हैं हम इन फैक्ट से, कि जैसे जैसे आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रही है, जैसे जैसे आप ग्रोथ इंडेक्स में आगे जा रहे हो, इनकम इंडेक्स में आप आगे जा रहे हो, वैसे वैसे आपकी प्लास्टिक कंजम्पशन एंड प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही है।
As societies become more affluent, they will become more wasteful also. तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? We'll have to think differently and act decisively. हमें एक्ट करना पड़ेगा, डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा. ये जो रिसाइकलिंग एंड रीयूज एंड लाइक फेजिंग आउट द यूज, इसके जो डायलेमा में हम फंसे हुए हैं, इस डायलेमा से हमें बाहर निकलना पड़ेगा. We'll have to give up the habit of using plastic in the first place. Recycling is not a long-term solution. ये like it is better than say we have a condition के सिचुएशन की हम प्लास्टिक्स हर बार दोबारा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, न्यू प्लास्टिक इज बीइंग मैन्युफैक्चर. ये तो सबसे घटिया सिचुएशन है, ये तो सबसे खतरनाक सिचुएशन है. हमने इस सिचुएशन को अवॉइड करना है. इससे बेटर सोल्यूशन है कि हम रिसाइकल्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल करें. लेकिन अच्छा होगा कि अगर हम प्लास्टिक यूज ही फेज आउट करते हैं. हमारे 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए थे, उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया था एंड उन्होंने फेजिंग आउट ऑफ द मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक सजेस्ट किया था. कंप्लीट फेजिंग आउट ऑफ द मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक सजेस्ट किया था. लेकिन उसका भी क्या हुआ आप देखते हैं. पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अबाउट रिसाइकलिंग. कि जब हम प्लास्टिक की बात करें हम हमेशा रिसाइकलिंग की बात करते हैं, हम फेजिंग आउट की बात नहीं करते हैं. कि प्लास्टिक वेस्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम एज वी कैन रिसाइकल वर्चुअली एवरीथिंग. यहां पर देखिए वही मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक मैंने टर्म इंट्रोड्यूस की. कह रहे हैं कि यार जो चेंज आया था पॉलिसी में 2016 प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स ने बोला था कि हम मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक से क्या समझते हो आप लोग? जैसे वो जो रैपर्स वगैरह होते हैं, शैम्पू के सैशे आते हैं, कोई छोटे छोटे जो भी प्लास्टिक्स होते हैं, फूड पैकेट्स होते हैं जो, तो वो सारे मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक का पार्ट है. तो ये जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है इसे सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल है. आपने शैम्पू का सैशे लिया, यूज किया छोटा सा एंड फेंक दिया. अब उसका जो छोटा सा पोर्शन बचा, पहली बार तो वो ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, उस सैशे भी ट्रेस करना बहुत मुश्किल है. एंड इस सैशे को जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक का सैशे है इसका रिसाइकलिंग भी बहुत मुश्किल है. तो चेंज क्या आया 2018 में? मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक जो कि फेज आउट करना था. अब सरकार इसमें अमेंडमेंट लेके आती है, कह रहे सिर्फ वो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक फेज आउट करना है जो रिसाइकल नहीं किया जा सकता. जो रिसाइकल किया जा सकता है उसे फेज आउट करने की कोई जरूरत नहीं है. यू कैन कंटिन्यू टू यूज दैट प्लास्टिक. अब थ्योरेटिकली अगर बात की जाए तो हर तरह के प्लास्टिक को रीयूज किया जा सकता है. ऐसा कौन सा प्लास्टिक है जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता, रीप्रोसेस नहीं किया जा सकता? प्रॉब्लम प्रोसेसेस में है. प्रॉब्लम मतलब उसके जो ह्यूमन इंटरफेस है कि उस प्लास्टिक को हमने कलेक्ट कैसे करना है. हम अपने घरों में सेग्रीगेशन तो करते नहीं है. जो भी हम से कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे पॉली बैग्स में आ रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक आ रहा है, या फिर वो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स आ रहा है, टेट्रा पैक्स आ रहे हैं या सैशे वगैरह आ रहे हैं. हम जब वेस्ट थ्रो करना होता है कॉमन डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं. सेग्रीगेशन का कोई कल्चर है नहीं है. तो क्योंकि हमारे कंट्री में या इन जनरल ग्लोबली ही सेग्रीगेशन का कल्चर नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस प्रैक्टिकली अचीव करना बहुत मुश्किल है. प्रैक्टिकली मतलब उसे आइसोलेट करके रीप्रोसेस कर पाना बहुत मुश्किल है. तो उसमें थ्योरेटिकल सेंस में प्रॉब्लम नहीं है कि क्या उसे रिसाइकल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. प्रॉब्लम है कि प्रैक्टिकली क्या हमारे पास इतने प्रोसेसेस हैं, मतलब ह्यूमन इंटरफेस वाले प्रोसेसेस हैं कि हम उसे सेग्रीगेट कर सकें, प्रॉपर यूनिट्स में हम उसे भेज सकें जहां उसकी रीप्रोसेसिंग हो पाए. ये प्रॉब्लम है. So what happens to the waste that cannot be recycled? All the plastic waste in drains या फिर landfills में comprises the least recyclable material. This is the multi-layered packaging, जो कि फूड स्टफ को पैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सैशेस में यूज किया जाता है, शैम्पू गुटखा मटेरियल जो है, एंड प्लास्टिक बैग्स में किया जा रहा है. वही 2016 की प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका है. एंड उसकी क्या चेंजेस 2018 में क्या चेंज आया.
Now only the waste that is non-recyclable needs to be phased out. तो ये इसमें ड्रॉबैक है एंड हमें लाइक सोल्यूशन क्या है इसका, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड इज द मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक्स, phasing out of the production and consumption of multi-layered plastic in the first phase and eventually the entire plastic in the next phase. तो ये इसका वे फॉरवर्ड है जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है. तो दैट इज ऑल एज फार एज द प्लास्टिक प्रॉब्लम, पॉलिटिक्स ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलिंग इज कंसर्न. बाकी सेग्रीगेशन सुग्रीगेशन करना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही है. हम जितना वेस्ट अपने हाउस होल्ड डोमेस्टिक लेवल पे सेग्रीगेट करेंगे उतना ही रिसाइकलिंग में वो लाइक उसके लिए प्रोसेसेस उसके आसान हो जाएंगे. नेक्स्ट इशू पे आते हैं, स्मोक टावर्स इन नेशनल कैपिटल. अब हमें पता है कि दिल्ली में बहुत पोल्यूशन रहता है, लाइक पर्टिकुलरली जो अक्टूबर वाला अभी जो सीज़न आएगा, अक्टूबर नवंबर में दिवाली के राउंड वाला जो सीज़न है जब पैडी क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, तो उस कंटेक्स्ट में दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन होता है, स्मोक की प्रॉब्लम रहती है. तो एक सोल्यूशन प्रपोज किया गया है कि हम दिल्ली में स्मोक टावर्स लगा सकते हैं. स्मोक तो सबको पता ही है, स्मोक इज स्मोक प्लस फॉग, जो पार्टिकुलेट पोल्यूशन है जिसकी वजह से हेजी सा एटमॉस्फेयर हो जाता है. तो उस कंटेक्स्ट में हम स्मोक टावर्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं दिल्ली में. क्या है ये? एयर पोल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी हैज़ बीन एन इशू ऑफ कंसर्न. दिल्ली वर्स्ट मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ रैंक किया जा रहा है. WHO ने 2014 में किया था. इस कंटेक्स्ट में ये स्मोक टावर्स वाला सोल्यूशन क्या है? ये IIT बॉम्बे की मदद से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है. इट इज़ अ स्ट्रक्चर डिजाइन टू वर्क एज अ लार्ज स्केल एयर प्योरीफायर. एजेंडा क्या है? ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर घर बने हुए हैं या से टॉल बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं. हमने एक स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया जो ऊपर हायर लेवल से एयर को इनटेक करेगा. यहाँ पर फैन लगा हुआ है जो एयर की इनटेक करेगा. एंड यहाँ पर कुछ लेयर्स हैं, एयर इन लेयर से पोल्यूटेड लेयर इन लेयर से क्रॉस करेगी. यहाँ पर स्क्रबर्स लगे हुए हैं, इस तरह से कुछ ऐसे मटेरियल लगे हुए हैं जो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जो पार्टिकुलेट मैटर है, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं. रिलेटिवली जो प्योर एयर होगी उसे यहाँ पर ग्राउंड के पास रिलीज कर दिया जाएगा. तो ऐसे वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं जो इस तरह से पोल्यूटेड एयर को इनटेक करके, पोल्यूटेड एयर की इनटेक करके नीचे ग्राउंड लेवल पे रिलीज कर देंगे, उन्हें हम बोल रहे हैं स्मोक टावर्स. Structure designed to work as a large-scale air purifier fitted with multiple layers of filters which trap fine dust particles suspended in the air as it passes through them. तो इस तरह के टावर्स लगाने की बात की जा रही है. Air is drawn through fans installed on the top, passed through filters एंड देन रिलीज्ड नियर द ग्राउंड. तो ऊपर से एब्जॉर्ब करके, ऊपर से सक इन करके नीचे ग्राउंड के पास रिलीज कर दी जाती है. अप्रॉक्सीमेटली 20 मीटर्स के राउंड इसकी हाइट हो सकती है इन टावर्स की. लार्ज स्केल फिल्टर्स एक्सपेक्टेड टू बी इंस्टॉल्ड इन द टावर्स इन दिल्ली वुड यूज कार्बन नैनो फाइबर्स का इस्तेमाल करेंगे एज मेजर कंपोनेंट एंड वुड बी फिटेड अलोंग दी पेरिफ्रीज ऑफ द टावर्स. जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल टावर्स हैं उनकी पेरिफ्रीज में, कॉर्नर्स में टावर्स इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि ये ऊपर से हाइट से एयर अब्जॉर्ब करें या नीचे क्लीन एयर रिलीज करते हैं. प्रोसेस क्लियर है भाई? तो इस तरह से स्मॉग वाली पोल्यूशन का एक इनोवेटिव सोल्यूशन निकालने की कोशिश की गई है. नाउ हाउ इफेक्टिव दीज टावर्स आर. क्या पहले किसी ने ट्राई भी किया है, या मतलब व्हाट इज दी लाइक क्या हम कह सकते हैं कि ये एक इफेक्टिव सोल्यूशन होगा हमारी स्मोक वाली पोल्यूशन का? एंड एस्टिमेट क्या कहता है, सच टावर्स कैन रिड्यूस द पार्टिकुलेट पोल्यूशन बाय ऑलमोस्ट 50%. जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है ये ऑलमोस्ट 50% तक ये वाला पोल्यूशन कम किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ सच टावर्स. अब यहाँ भी कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि अगर हम ये टावर्स इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया हमने पूरा शहर एकदम से क्लीन हो जाएगा. इसका लोकलाइज्ड इम्पैक्ट हो सकता है कि जिस कॉलोनी में वी कैन क्रिएट सर्टेन क्लीन जोन्स इन दी लाइक लार्जर एरिया.
तो पूरे शहर को क्लीन करना पॉसिबल नहीं है, हम कितने ही टावर्स लगा लेंगे, लेकिन कुछ क्लीन जोन्स क्रिएट किए जा सकते हैं। यही कह रही है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी जो एप्लीकेशन डाली है, एफिडेविट डाला है कि these smoke towers may not be useful for the whole city, but they can be useful in creating clean air area. Zones create किए जा सकते हैं clean air वाले in different parts of the city. तो only to this extent they can be used as a solution. बाकी general problem जो है वो हमें pollution के causes को एड्रेस करना है कि पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज कम हों, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज शहर के बाहर हों, उनकी कोई मिनिमम हाइट हो चिमनीज वगैरह की, व्हीकलर यूज़ को रेगुलेट किया जाए, जो ऑड इवन वाली स्कीम इस्तेमाल कीजिए सी कुछ इस तरह से इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाल के हमें व्हीकुलर पोल्यूशन को कम करना है। तो ऐसे स्टेप्स जब हम लेंगे जो पोल्यूशन की बेसिक प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, तभी हम इस स्मोक की पोल्यूशन को एड्रेस कर पाएंगे। अदरवाइज ये जो सोल्यूशंस हैं स्मोक टास्क जैसे, ये मेक शिफ्ट से सोल्यूशन इन द सेंस के अभी मौके पे ये पट्टी करने का काम करते हैं, ये इलाज नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट मलहम लगा रहे हैं। ठीक है जी। पहले हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा है ग्लोबली, सच टावर्स हैव बीन एक्सपेरिमेंटेड इन नीदरलैंड्स, चाइना, साउथ कोरिया एंड पोलैंड। सबसे पहले नीदरलैंड्स में रॉटरडैम में इसके साथ ऐसा टावर इंस्टॉल किया गया था 2015 में। डैन रूसगार्ड वॉज द पर्सन जिसने टावर इंस्टॉल किया था। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स है इनोवेटिव सॉल्यूशन जो प्रेजेंट किया गया है अर्बन पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम का, लेकिन प्रॉपर इसका सॉल्यूशन वही होगा अगर आप कॉजेज ऑफ द सॉल्यूशन को एड्रेस करोगे। नाउ ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में आपके मॉनसून्स के कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल आया था कि साउथ वेस्ट मॉनसून्स आर गेटिंग स्ट्रेंथन्ड, आर एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रेंथन्ड ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। मुंबई एंड पार्ट्स ऑफ कोंकण जो हमारा वेस्ट कोस्ट है, इट इज एक्सपीरियंसिंग हैवी रेन्स, एंड ये जो साउथ वेस्ट मानसून है जिसकी वजह से ये रेनफॉल हो रही है, दे आर एक्सपेक्टेड टू फर्दर स्ट्रेंथन इन दिस एरिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए कह रहे हैं कि दो रीजन से रिस्पॉन्सिबल है। एक तो लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल, दूसरा मॉनसूनल ट्रफ इज एक्सपेक्टेड टू शिफ्ट साउथवर्ड्स। मॉनसून्स वाला टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ आया था जब आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी थी या पढ़ोगे, उसमें क्या होता है, बेसिक सा कंसेप्ट है कि विंड ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया में फ्लो करती है। जितना ज़्यादा ये प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी फास्टर विंड्स आएंगी, उतनी ही मॉइस्चर लेडन विंड्स ज़्यादा आएंगी। तो लो प्रेशर एरिया कह रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में स्ट्रेंथन हो रहा है, तो यहाँ से जो हाई प्रेशर एरिया से मॉनसूनल विंड्स आ रही हैं ये अपने साथ बहुत मॉइस्चर लेके आ रही हैं एंड इस एरिया को स्ट्राइक कर रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है। दूसरा एक और एक्सप्लेनेशन होता है मॉनसून्स के कंटेक्स्ट में जिसे हम ITCZ एक्सप्लेनेशन बोलते हैं मॉनसून्स की। आई होप आप लोगों ने पढ़ी होगी वो एक्सप्लेनेशन भी। व्हाट इज द ITCZ थ्योरी ऑफ मॉनसून्स। ये थ्योरी कहती है कि एक जोन एग्जिस्ट करता है, कलर चेंज कर देते हैं इसका, एक जोन एग्जिस्ट करता है, ये इंडिया का नहीं है, इंडिया की बाउंड्री ये है आपकी, लेट अस से दिस इज इंडिया। एक जोन एग्जिस्ट करता है जहां पर विंड्स का कन्वर्जेंस होता है, इसे हम बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आई होप आप लोगों को याद होगा। इस ITCZ पे क्योंकि विंड्स कन्वर्ज करती हैं एंड कन्वर्जिंग विंड्स राइज करती हैं, राइजिंग विंड्स आप लोगों को पता है कि बारिश कॉज करती हैं, तो जहां ये ITCZ होता है वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। ITCZ की नॉर्मल पोजीशन सेंट्रल इंडिया से है, कभी ये ITCZ थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, कभी ये ITCZ थोड़ा सा नीचे आ जाता है। ITCZ एक ग्लोबल टर्म है, इंडिया के कंटेक्स्ट में हम इसे प्यार से बोल देते हैं मॉनसूनल ट्रफ। ये मॉनसूनल ट्रफ बोल दो या ITCZ बोल दो, एक ही बात है।
ITCZ एक ग्लोबल जोन है, पूरे ग्लोब के ऊपर ये पाया जाता है। इंडिया वाला जो पोर्शन है उसे हम प्यार से बोल देते हैं मॉनसूनल ट्रफ। तो ये जो मॉनसूनल ट्रफ है कभी ऊपर चली जाती है थोड़ी सी, कभी अपने नॉर्मल से नीचे आ जाती है। अगर ऊपर चली जाएगी तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा बारिश होगी, अगर नीचे आ जाएगी तो साउथ इंडिया में ज़्यादा बारिश होगी। तो अभी कोंकण वाले एरिया में, वेस्ट कोस्ट वाले रीजन में ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है? वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज कि मॉनसूनल ट्रफ इज एक्सपेक्टेड टू शिफ्ट साउथवर्ड। ये नीचे आने वाली है, जैसे ही नीचे आएगी तो साउथ वाले एरिया में ज़्यादा बारिश होगी। As a result of these two systems, monsoonal winds from the Arabian Sea will strengthen and ज़्यादा बारिश कॉज करेंगे रत्नागिरी, गोवा, केरला, मुंबई वाले रीजन में। तो ये मोटी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है कि क्यों इस रीजन में लाइक अभी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इससे तो जस्ट ये आपके बेसिक ज्योग्राफी का कंसेप्ट था, जस्ट इसकी एप्लीकेशन थी कि क्यों, कहाँ, कितनी बारिश ज़्यादा क्यों हो रही है, कम क्यों हो रही है, थिंग्स लाइक दैट। नाउ वी मूव टू अ लास्ट पोर्शन। ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना कहाँ किस रीजन में पाया जा रहा है। जैसे इंडियन रैट स्नेक के बारे में न्यूज़ आई थी, फिर कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइट टाइगर्स के कंटेक्स्ट में न्यूज़ आई थी। कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होती है? जब किसी जानवर को हम पकड़ के ब्रीड करते हैं, लाइक अब कैप्टिविटी में उसकी ब्रीडिंग करवाने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो। वाइट टाइगर्स की कैप्टिव ब्रीडिंग करवाई जा रही है, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? दे आर फेसिंग जेनेटिक डिफेक्ट्स। जेनेटिक डिफेक्ट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वाइट टाइगर्स एज सच कोई स्पीशी नहीं है। हमारा जो रॉयल बंगाल टाइगर है, जो गोल्डन ऑरेंज कलर का टाइगर होता है नॉर्मल, उसी का ही एक जेनेटिक डिफेक्ट है जिसकी वजह से इसका कलर वाइट हो जाता है। अब बहुत कम टाइगर्स ऐसे हैं जो इस जेनेटिक डिफेक्ट से सफ़र कर रहे हैं। अब वो क्योंकि वो बहुत कम टाइगर्स हैं, हमने क्या किया हुआ है, इन टाइगर्स को पकड़ के अपने जूज में रखा हुआ है। अब जू में ऐसा बड़ा टाइगर, मतलब उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक अपील है, अट्रैक्शन अमंग द पीपल है कि आम तो टाइगर बाकी सारे जूज में तो होता है ऑरेंज टाइगर, सॉरी येलो टाइगर या फिर गोल्डन सा टाइगर। इस जू में, इस पर्टिकुलर XYZ जू में है वाइट टाइगर। तो डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट बड़े बड़े जूज हैं वो चाहते हैं कि उनके पास वाइट टाइगर हो। वाइल्ड में ये वाइट टाइगर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जू अथॉरिटीज क्या करती हैं, ए वाइट टाइगर की इन ब्रीडिंग करवा देती हैं। एक डिफेक्टिव टाइगर, दूसरा डिफेक्टिव टाइगर, मतलब डिफेक्टिव जीन है जिसमें, रिप्रेसिव जीन है जिसमें, ये दो डिफेक्टिव जीन वाले टाइगर्स की आपस में ब्रीडिंग करवा दी। इन ब्रीडिंग हो रही है, अब इसका बच्चा भी वाइट होगा, उसकी लाइक आगे अपने बच्चों में फैमिली में ही इन ब्रीडिंग करवा दी। तो इस वजह से जो जेनेटिक डिफेक्ट्स वाले टाइगर हैं, इनका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। इस तरह से लाइक उनकी डेथ्स वगैरह हो रही हैं। तो ये वाइट टाइगर्स न्यूज़ में रहे थे। इसी तरह से स्नो लेपर्ड्स न्यूज़ में रहे थे। एक वैरायटी, लोकल वैरायटी ऑफ मैंगो पोनस न्यूज़ में रहा था। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। इंडियन रैट स्नेक, इसे कॉमनली लाइक हमारी पॉपुलर भाषा में धमन भी कहा जाता है। इंटरेस्टिंगली लाइक आपको स्टेटमेंट आ सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्नेक, इट इज़ अ वेनमस स्नेक। ये जहरीला नहीं है, इट इज़ अ नॉन वेनमस स्नेक। इसीलिए इसे फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है, क्योंकि ये ह्यूमंस को जहरीला तो है नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई बैठ ही अपनी पैर ही रख देगा तो ऑफकोर्स ये काटेगा, अदरवाइज ये ह्यूमन से पंगा नहीं लेता है। रादर ये चूहे खा लेता है, रोडेंट्स वगैरह खा लेता है, तो फील्ड्स को रोडेंट्स से क्लियर करता है, इसलिए इसे फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है, गार्डनर्स फ्रेंड बोला जाता है। इट इज़ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, कहाँ पाया जाता है? वेल डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस एंटायर साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडियन रैट स्नेक। नेक्स्ट है हमारे पास स्नो लेपर्ड। ये कहाँ पाया जाता है? ये हाई ऑल्टीट्यूड रीजन ऑफ हिमालयाज में पाया जाता है इन जनरल। आज की डेट में मतलब इसकी पॉपुलेशन इतनी कम रह गई है कि स्पीति वैली में ही मेनली ये पाया जाता है। स्पीति वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का जो एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन है, दैट इज द लाहौल एंड स्पीति रीजन। एंड वहाँ भी जो इधर वाला पोर्शन है स्पीति एंड इधर वाला पोर्शन इज लाहौल।
तो स्पीति वैली में स्नो लेपर्ड पाया जाता है प्राइमरीली आज की डेट में। स्पीति वैली में एक जगह का नाम है किब्बर। काफ़ी टाइम तक इस विलेज के पास वो रिकॉर्ड था कि ये हाईएस्ट इनहैबिटेबल विलेज इन दी वर्ल्ड था। आज की डेट में रिकॉर्ड किसी और के पास है। तो स्पीति वैली में किब्बर एक एरिया है, जैसे वो टाइटल भी न्यूज़ का वही था, किब्बर्स स्नो लेपर्ड। तो यहाँ स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं। इस तरह का स्पीति वैली के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ जस्ट अ कोल्ड डेजर्ट। जैसे लद्दाख के बारे में आप सब लोग जानते हैं, लेह लद्दाख हमारी कॉन्शियसनेस में इतना बस गया है कि वो एक कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ बिल्कुल बैरन लैंडस्केप है, बिल्कुल एकदम नंगे नंगे से पहाड़ है विदाउट एनी वेजिटेशन। तो बिल्कुल सिमिलर लैंडस्केप है स्पीति वैली में। ये किब्बर विलेज की ही पिक मैंने यहाँ पे लगा रखी है। तो स्नो लेपर्ड स्पीति वैली में पाए जाते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। व्हाइट टाइगर्स, वही जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, दीज आर दी जेनेटिक कजन्स ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स। इस तरह से रिलेटिवली थोड़ी सी लाइट शेड की स्किन होती है इनकी। दे आर नाउ फाउंड ओनली इन कैपिटिविटी, वाइल्ड में नहीं ये पाए जाते। दे आर इनब्रेड, इनकी इंटरनल ब्रीडिंग करवाई जाती है फॉर देयर वाइट कलर, अट्रैक्शन वैल्यू है जिसकी। लेकिन इन ब्रीडिंग से जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। न्यूज़ में क्यों रहा था कि किसी वाइट टाइगर की डेथ हो गई थी जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से। वो जो वाइट टाइगर था उसके फादर की भी उसी प्रोसेस से डेथ हुई थी, उसके ग्रैंडफादर की भी उसी प्रोसेस से डेथ हुई थी, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है, जेनेटिक डिफेक्ट है इनमें। इन ब्रीडिंग से ये चीज़ और ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है, तो इसलिए वाइट टाइगर्स की डेथ वगैरह हो रही थी। ये कह रहे हैं कि आप नेचुरल प्रोसेस पे छोड़ दो, क्या तुम वाइट कलर के चक्कर में इतने रेसिस्ट बने हुए हो, छोड़ दो। जैसे जिसने जिसके साथ ब्रीड करना होगा, जिसका जिसके साथ चक्कर चलना होगा, चल जाएगा। तुम क्यों इतना कंट्रोल कर रहे हो, नहीं कि चिट्टे चिट्टे की ही शादी करवाएंगे हम। तो इस कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ थी। तो ये कुछ स्पीशीज़ थी जो न्यूज़ में रही हैं। तो इसके साथ हमारा ये जो करंट अफेयर्स वाला पूरा टॉपिक है, इस हफ्ते के एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। डाउन टू अर्थ के कुछ और आर्टिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि डाउन टू अर्थ मैंने आपको बताया कि आपको पता ही है इनफैक्ट कि फोर्टनाइटली मैगजीन है। तो अगले हफ्ते इसका कोई नया इशू नहीं आएगा, तो इसके कुछ आर्टिकल्स मैंने बचा लिए हैं फॉर द नेक्स्ट वीक्स कॉन्वर्सेशन। तो टिल देन यू कैन एंजॉय, यू कैन रिवाइज दीज वीडियोज, यू कैन रिवाइज द अदर वीडियोज दैट वी आर कवरिंग इन दिस सीरीज इन दिस कोर्स। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।